और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के ऊपर। गॉस थ्योरम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी देखनी है। कॉन्सेप्चुअली गॉस थ्योरम खत्म हो चुका है, आपके जो सिलेबस में था जितना वो उतना मैंने खत्म करा दिया है। सिलेबस से ऊपर थोड़ा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है एंड एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करने में कोई बुराई तो है नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में सबसे पहला पार्ट आपका आता है कि अगर एक कंडक्टर है, सुनिएगा ध्यान से, अगर एक कंडक्टर है और उसे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, ठीक है, उसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, या ये कह लीजिए यहाँ पे मैं एक चार्ज क्यू ले लूँ, तो चार्ज क्यू की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, क्योंकि अगर एक कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि क्यू इनक्लोज जीरो होता है, और वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर एक क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास कर जाएगी, कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, ठीक। एक साल जेईई में क्वेश्चन आया था, देयर इज अ मेटालिक स्फीयर जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया था, और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था। फिर उन्होंने एक पार्ट कुछ ऐसा बनाया था। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, फिर उसके बाद आप बताइए मुझे आंसर क्या निकालना चाहिए इसका। तो बेसिकली ये वाले क्वेश्चन कोई रिलेशन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा था। अब एक सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सपोज ये चार्ज कंडक्टर इस टाइप का मैंने रख दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो अगर ये चार्ज कंडक्टर है, भले ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए इसमें से, आउटपुट निकलनी चाहिए ना, इस टाइप से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक तरफ से निकल रही है, लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, तो ये हो सकता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, और नन ऑफ द अबव होना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक साल जेईई में पूछा, तो मुझे मन किया था, इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बता दिया। अब थोड़ा सा और अच्छा डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगती है सिग्मा की, सरफेस वाइज। अच्छा, ये सिग्मा हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, हर एक पॉइंट के लिए सेम होता है, इसीलिए हम लिख पाते हैं सिग्मा बराबर q बाई 4πr²। सपोज मैंने कोई आर्बिट्ररी सरफेस दे दी इस टाइप से, सपोज मैंने कोई आर्बिट्ररी सरफेस दे दी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये कोई आर्बिट्ररी सरफेस है। अब मुझे बताइए, क्या हर पॉइंट पे सिग्मा होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे अगर सिग्मा 1 है, इस पॉइंट पे सिग्मा 2 है, इस पॉइंट पे सिग्मा 3 है, तो क्या हर पॉइंट पे सिग्मा सेम होगा। इसका जवाब आपको इसी से मिल जाएगा। सिग्मा आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में सिग्मा सेम नहीं होगा, इस केस में छोटे छोटे एरिया के लिए लोकलाइज हो जाएगा। लोकलाइज होने का ये मतलब है छोटे छोटे डीए एलिमेंट के लिए अलग अलग सिग्मा आएगा।
सिस्टम के लिए सिग्मा लोकलाइज हो जाएगा, छोटे छोटे डी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। अब अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा सा पकड़ के चलें, तो लॉजिकली की बात समझ में आती है, मैथमेटिकली पहले आप लॉजिकली समझिए। चार्जेस सबसे ज्यादा कहाँ रिसाइड करेंगे, तो चार्जेस सबसे ज्यादा इधर रिसाइड करेंगे ना। इधर ध्यान से देखिए, कम स्पेस में ज्यादा चार्जेस है, तो इधर सिग्मा ज्यादा है, और इस पॉइंट पे सिग्मा क्या है, इस पॉइंट पे सिग्मा कम है। इस हिसाब से देखेंगे तो घुमाओ, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो कि अगर रोड को हम कर्व कर दें और एक सेंटर पॉइंट से हम उसका कोई रेडियस निकालना चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इस पॉइंट के लिए देखिए घुमाओ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, और इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, और इस पॉइंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए एक शार्प कर्व मिल रही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो आपका सिग्मा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाओगे सिग्मा घटेगा, जैसा कि यहाँ हुआ, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ ज़्यादा हो, घुमाव ज़्यादा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने बढ़ाया, सिग्मा घटा, और आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कम किया तो यहाँ सिग्मा बढ़ा। तो सिग्मा इज बेसिकली द चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन आपका ये होता है, ठीक है। ये दो बुनियादी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है जो मुझे आपको कराना है, तो उस डेरिवेशन को आइए हम देखते हैं। ये मान लीजिए आपकी कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस सरफेस पे अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ रिसाइड करना चाहिए, इस पे। जब सिमेट्रिक फिगर्स होते थे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था, पर ये नॉन सिमेट्रिक फिगर है तो हर एक पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। मतलब यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इस छोटे से एरिया के लिए सिग्मा लोकल गिना जाएगा, मतलब हर डीए के लिए सिग्मा अलग अलग, हर पॉइंट के लिए सिग्मा अलग अलग। तो अगर हर पॉइंट के सिग्मा अलग अलग है, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट पी मान लिया, जस्ट आउटसाइड, जस्ट नियर टू द बाउंड्री, मतलब जस्ट आउटसाइड दिस फिगर। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैंने आपसे ये कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो आप वो चीज कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो उसी चीज का आज हम कैलकुलेशन देखेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन, एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन, और इससे मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट निकालूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर ये अनसिमेट्रिक फिगर में भी तो हमें गॉसियन सरफेस मानना होगा। तो हम मान लेते हैं ये डीए एरिया था, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके मैं नीचे देखना चाहूँ तो कैसा दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है जिसका एरिया क्या है, ये, ठीक, और ये आपकी सरफेस थी, ये वाली। चार्ज कहाँ, इस सरफेस पे है। अब अगर चार्ज इस सरफेस पे है, तो ये पार्ट तो इसके जस्ट अंदर है, ये पार्ट क्या है, इस जस्ट फिगर के अंदर है। अगर ये पार्ट जस्ट फिगर के अंदर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, इसके अंदर कोई चार्ज तो इंक्लोज नहीं, क्यों इंक्लोज जीरो है, इसकी वजह से फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो अगर कर्व्ड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखें, एरिया वेक्टर को और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो 90 है। तो इसका मतलब फ्लक्स यहाँ भी जीरो आना है, फ्लक्स जीरो आ रहा, इसका सीधा सीधा मतलब है इस सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा और इस सरफेस की वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा, बचा ये वाला सरफेस। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये डीए एरिया के डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ है। तो ऊपर वाले थर्ड सरफेस की वजह से, इस वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना आया ई डी ए। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ई डी आया है
ये जो आपका ई डी ए आया है ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कैलकुलेट करना कि क्यू इनक्लोज हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर ये डी ए ये बहुत छोटा सा एलिमेंट माना है, बहुत छोटा सा कि सिमेट्रिक हो जाए, तो इसका मतलब ये एरिया भी डी ए होगा, ये एरिया भी डी होगा, और इस डी ए पे ही इतना सा चार्ज लोकलाइज है, तो यहाँ लोकल चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा एल है। तो सिग्मा एल आपका होता है क्यू लोकल अपॉन डी ए। तो क्यू इनक्लोज आपका क्या होना चाहिए, क्यू इनक्लोज होना चाहिए सिग्मा लोकल इनटू दैट डी ए एरिया। तो ई डी ए बराबर होना चाहिए सिग्मा एल डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये डी ए कट गया, ई बराबर क्या होना चाहिए सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मेरा एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई है, जो भी आई है सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस लोकलाइज्ड चार्ज की वजह से है या सारे चार्जेस की वजह से है? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लोकलाइज्ड चार्ज की वजह से है कि सारे चार्जेस की वजह से? तो इसका जवाब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज द समेशन ऑफ छोटे से एलिमेंट डीए में जो चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, इट्स अ समेशन ऑफ दिस। क्लियर है? ये गॉस थ्योरम की बहुत हल्की सी एप्लीकेशन थी जो मुझे पढ़ानी है। अब मैं ये एप्लीकेशन पढ़ा क्यों रहा हूं? ये एप्लीकेशन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी मेरा काम यहाँ नहीं खत्म हुआ है। मेरा पहला पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरा पार्ट में सुनिएगा, बहुत अच्छा पार्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बहुत अनसिमेट्रिक से सरफेस ले लें, उस पर चार्ज रखा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सरफेस भी बहुत सिमेट्रिक नहीं है, तो सरफेस अगर नहीं सिमेट्रिक है, अगर यही सरफेस हमारा कोई सोप बबल का फिल्म होता, तो इस सोप बबल की फिल्म पे कुछ प्रेशर लग रहा होता। ठीक है, ये प्रेशर पानी वाला प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से। तो इसीलिए फिर हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक, पहले आप इतना डेरिवेशन नोट करें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर हम इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ओके, तो आइए आज हम इलेक्ट्रिक प्रेशर की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मुझे भी कैलकुलेशंस वगैरह को, क्योंकि मैं ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस वगैरह सभी रेस कर देता हूँ। अभी भी आपको ये सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन है। अब बस आपको एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली है क्या? जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर ईपी है वो आपका चेंज इन प्रेशर है ड्यू टू चेंज इन सिग्मा। यहां जो सिग्मा एल आया है कहीं से भी मत मानिएगा कि कांस्टेंट है, ये लोकलाइज्ड चार्ज डेंसिटी है जो कि एक एरिया के लिए कांस्टेंट है, फिर अगले एरिया के लिए चेंज है, फिर अगले एरिया के लिए चेंज है। तो ओवरऑल पूरे फिगर में ये वैरी कर रही है। और ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। कैसे? इस चीज को याद रखिएगा, इसलिए मैंने जो पहली दो चीजें पढ़ाई थी उसका मैंने इस चीज में यूज किया है, इस चीज को याद रखिएगा। अब फिर इसके बाद देखिए, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो अब आप इलेक्ट्रिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का एक नया फॉर्मूला निकल गया, QE बाई A। अच्छा, जस्ट आउटसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जस्ट आउटसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और हमारा क्यू चार्ज कितना था? तो इस छोटे से रीजन में हमारा क्यू चार्ज क्या होगा? हमारा जो डी क्यू चार्ज होगा वो सिग्मा लोकल बाई डी ए होगा। इस छोटे से एरिया की भी बात कर रहे हैं, इस छोटे से एरिया की। ठीक है,
यहाँ अगर छोटा सा एरिया डी ए मान लो तो इस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा एल बाई डी ए, और एरिया क्या है, ये छोटा सा एरिया डी है, कैंसिल हो गया, आपका आंसर है सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगर ध्यान से देखें तो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, क्यू ई बाई ए, क्यू होता है सिग्मा एल डी ए, हमें पता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी कैलकुलेट की सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। चौंक गए? ये आंसर रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपने मिसकॉन्सेप्शन यहां किया है। ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, अगर एक थ्री चार्ज सिस्टम है, अगर एक थ्री चार्ज सिस्टम है Q1, Q2 और Q3, और अगर आपको इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकालते हो? Q2 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्या Q3 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो? नहीं। और यहाँ जो तुमने सिग्मा बाई एल एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, किसकी वजह से रखी है? इन सब की वजह से रखी है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक प्रेशर कैलकुलेट करना है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको चाहिए? तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस चाहिए। अरे भाई यहाँ ध्यान से देखो, जिसपे कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? ड्यू टू अदर चार्जेस जो आ रही है। तो उस केस में यहाँ पे लिख लो ई अदर, और ये अदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ध्यान दो तो ई अदर तुम्हारा क्या है? ई अदर तुम्हारा है सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डी ए, जो छोटा सा ई डी ए, मतलब डी ए की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई ई अदर अगर निकालना है तो ई डी ए पता होना चाहिए, ई डी ए कैसे पता करेंगे? तो इस चीज को अगर ध्यान से देखो, इस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं वो पॉइंट एकदम सरफेस से सटा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट अगर बहुत क्लोज हो भी होगा सरफेस के, मान लीजिए सरफेस है, पॉइंट एकदम क्लोज है सरफेस के, तो इस पॉइंट के लिए सरफेस कैसे एक्ट कर रहा है? ये सरफेस एक इनफाइनाइट शीट की वजह से तरीके से एक्ट कर रहा है। और अगर तुम्हें याद हो तो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे सिग्मा लोकल ले रहे हैं तो सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और क्यू जो तुम्हारा वो क्यू तो नहीं चेंज होगा, क्यू तो सेम है, सिग्मा एल डी ए, सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई डी ए। कैंसिल करोगे, एक मिनट, यहाँ पे फिर मैंने मिस्टेक की, एक मिनट, सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एल, तो अब ई अदर निकालोगे, ई अदर होगा तुम्हारा सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा हो गया सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक था, कैलकुलेशन सही जानी थी, 2 एप्सिलॉन नॉट, डी ए कैंसिल हो गया, आंसर आएगा सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा इस सरफेस पे वो आपका होगा सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो मैं कॉन्सेप्ट्स बोलता हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना मत सीखिए। जैसे यहाँ के हम मिस्टेक क्या कर दिए, हम यहाँ में मिस्टेक ये कर दिए कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट कर दी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग चार्जेस पुट करनी थी। अरे भाई जो चार्ज इसके ऊपर है वो थोड़ी ना प्रेशर लगाएगा, ये खुद एक चार्ज रीजन, ये थोड़ी ना अपने ऊपर प्रेशर लगाएगा। आप अपने ऊपर प्रेशर लगाते हो नहीं ना, बाकी लोग प्रेशर लगाते हैं ना, तो ऐसे अदर चार्जेस प्रेशर लगाएंगे इस पर। अगर अदर चार्जेस प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स भी जो आएगी वो अदर चार्जेस की वजह से आनी चाहिए। तो फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस आप कैलकुलेट करोगे तो क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर कैलकुलेट करोगे तो अदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लेंगे। तो आपका आंसर सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर भी सरफेस के साथ वेरी करेगा, जिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसके लिए सिग्मा एल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, जिस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसके लिए सिग्मा एल ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ लीजिए, इस चीज को आप थोड़ा सा लिख लीजिए, पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन। तो आइए अब हम आगे और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको डेरिवेशंस करवाए थे
वायर के कुछ एक दो स्फेरिकल सर्फेस भी करवाए थे। तो आज बेसिकली हम चर्चा स्फीयर पे करने जा रहे हैं। स्फीयर पे चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं ना क्योंकि पिछले कई सालों में जेईई मेंस, यूपीटीयू, नीट सब में स्फीयर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझने और करने के लिए हम बेसिक डिस्कशन आज स्फीयर कर लीजिए। तो स्फीयर कितने तरीके के होते हैं और हम कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं और अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए, बेसिक चर्चा ऑन स्फीयर, एक्चुअली चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब दो तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग। रफ बातें करते हैं थोड़ी सी। स्फीयर दो तरीके के होते हैं, पहले देखते हैं। स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है हॉलो और एक आपका हो सकता है सॉलिड। ठीक, हॉलो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक आता है थिन वॉल्ड और एक आता है थिक वॉल्ड। हॉलो स्फीयर क्या होता है? हॉलो स्फीयर वो होता है जिसमें जब आप चार्ज दो तो वो कहाँ चला जाए? सरफेस पे, और अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, अंदर कोई मास नहीं है। लेकिन सॉलिड स्फीयर क्या होता है? सॉलिड स्फीयर में जब चार्ज होता है तो सरफेस पे आएगा, कभी कभी अंदर भी आ सकता है। अलग अलग केस होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, सॉलिड वाला थोड़ा सा भारी होता है। थिन क्या होता है? थिन वॉल्ड का मतलब ये है कि हम शेल की बात कर रहे हैं। जब हॉलो स्फीयर थिन वॉल्ड की बात करें तो शेल की मतलब इस टाइप का कुछ। और जब हम थिक वॉल्ड की बात करते हैं तो थिक वॉल्ड आपको कुछ इस टाइप का होता है, जैसे इनर रेडियस R1 दिया है और आउटर रेडियस R2 दिया है। तो ये होता है थिक वॉल्ड हॉलो शेल। क्लियर? थिक वॉल्ड का मतलब ये इतने में थोड़ा बहुत मास होता है, आई थिंक। तो ये वॉल होती है और ये अंदर खोखला होता है, तो ये आपका थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, तो इस पूरे बेसिस पे अगर हम स्फीयर का ब्रीफ कैरेक्टराइजेशन करें, सुनिएगा, अगर हम स्फीयर का ब्रीफ कैरेक्टराइजेशन करें, मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, उस स्फीयर का हम ब्रीफ कैरेक्टराइजेशन करना चाहें तो चार तरीके की स्फीयर निकलते हैं। चार तरीके के आपके स्फीयर्स निकलते हैं। मजेदार लेक्चर, सुनिएगा ध्यान से। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और हॉलो और सॉलिड के वजह से चार केसेस आते हैं। एक होता है हॉलो कंडक्टिंग, जिसको हम शेल भी बोलते हैं। ठीक, फिर आता है सॉलिड कंडक्टिंग, फिर आता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और फिर आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो कंडक्टिंग आपका होता है, इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में HC, इसको SC, इसको HNC और SNC। शॉर्ट फॉर्म में मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इन चार केसेस के लिए देखिए डिराइव क्या करना है। हमें पहले वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए एक शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ये मान लेते हैं और बाहर ये भी मान लेते हैं। वैसे वोल्टेज भी ये अंदर मान लेते हैं और ये बाहर वी भी मान लेते हैं। तो ये भी हमें ये फाइंड करना है। फिर हमें E वर्सेस R, मतलब जो ग्राफ मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वाला बनवाया था वो हमें दिखाना है, और फिर हमें वोल्टेज और रेडियस का ग्राफ दिखाना है। इसके अलावा हमें U पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एक सिस्टम के लिए हमें कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 7 चीजें एक सिस्टम के लिए। चार सिस्टम में तो कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? 28। मतलब आज के दिन में आपको 28 क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगा। मजा आएगा। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। तो हम 28 डेरिवेशंस आज के दिन करने वाले हैं। डेरिवेशंस पे आने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
कि हॉलो कंडक्टिंग क्या होता है। ठीक है, जो आपको नॉन कंडक्टिंग दिख रहे हैं इनको नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं। और ये जो दोनों केसेस हैं इनको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे कि ऐसे है कि मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक वायर है, तो उसमें चार्ज होगा तो वो चार्ज कैसे जाएगा, लेंथ वाइज फ्लो करेगा। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन खुद से आई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आई है, खुद से आई है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हॉलो कंडक्टिंग की बात करें, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें, तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करें, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में आप चार्ज दोगे तो चार्ज दो तरीके से आप ले सकते हो, या तो आप वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, या तो आप सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आप बोलोगे सर हॉलो नॉन कंडक्टिंग में तो हम सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिपेंड क्या करता है, ये जो सरफेस किस सरफेस का बना है। अगर कंडक्शन हो रहा होगा तो वहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आप डिसाइड करते हो, चार्ज कैसे दे रहे हो, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उससे डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएशन चार्ज का आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो हॉलो कंडक्शन शेल को पढ़ते हैं। ये तुम्हारा एक हॉलो शेल, ठीक, जो कि कंडक्टिंग है। अब ध्यान से सोचो, अगर हम चार्ज क्यू इसको दे देते हैं तो वो चार्ज क्यू कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे आएगा। सरफेस पे कौन से सरफेस पे, देखिए सरफेस भी दो है ना, एक आपका आउटर सरफेस है और एक आपका इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला। किस पे आएगा चार्ज, अरे भैया चार्ज शेल को फाड़ के उसके अंदर तो चार्ज डालोगे नहीं, शेल बना है उसके ऊपर ही चार्ज दोगे, तो आउटर सरफेस पे आएगा, इनर सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। तो अगर तुमने चार्ज दिया तो कहाँ रिसाइड करना चाहिए, आउटर सरफेस पे। ठीक, वैसे ही सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें तो सॉलिड कंडक्टिंग भाई अंदर से सिर्फ भरा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चार्ज फाड़ के घुस जाएगा, चार्ज में पेनिट्रेशन पावर तो है नहीं। हमने अगर चार्ज यहाँ पे दिया तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अपने से ही वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है, सरफेस वाइज चल रहा है, तो मतलब फिर से सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन। अब अच्छा हॉलो नॉन कंडक्टिंग पढ़ो, ये हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, मास m का। ठीक है, हॉलो है, अंदर से खोखला है, और नॉन कंडक्टिंग मतलब हमें हर एक पॉइंट पे चार्ज हमें डिसाइड करना होगा। तो मान लो सिग्मा की चार्जिंग दे सकते हैं, अगर हम हॉलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो हम इसमें चार्जिंग कैसे दे सकते हैं, हम इसमें चार्जिंग एरिया वाइज दे सकते हैं। तो एरिया वाइज अगर चार्जिंग दोगे तो सारे चार्जेस कहाँ आएंगे, आउटर सरफेस पे आएंगे। अब बहुत लॉजिकली सोचना, क्या इसमें तीनों में कोई अंतर है। अरे भाई तुम्हारी जो वोल्टेज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो E वर्सेस R का ग्राफ है, जो V वर्सेस R का ग्राफ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की कैलकुलेट करते हो वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे या मास पे, मास पे नहीं डिपेंड करती ना। तो भाई सॉलिड कंडक्टिंग अगर सेम रेडियस का सब ले लें तो सॉलिड कंडक्टिंग में भाई मास चेंज होता है, इसमें तो मास भी नहीं चेंज हो रहा। तो कह ये सकते हैं कि ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है ना, ये एक जैसी है, एक जैसी इन द सेंस V वर्सेस R, V वर्सेस R, UT जो भी निकालोगे तीनों के लिए, इन तीनों के लिए तो सेम आएगा। किसके लिए, HC, SC और HNC के लिए V वर्सेस R, E वर्सेस R, UT, ठीक है, VA, EA, VB, EB सब ले लो, ये सब का सब सेम आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो भाई 7 इसके लिए निकाले, 7 इसके लिए, 7 इसके लिए, तो अलग अलग निकालने को फायदा नहीं। इन पूरे को एक जैसा मान के हम 7 निकाल लें और इसके लिए 7 निकाल लें, तो अब 28 से कितने रिलेशन बचे, 14 रिलेशन। तो मुझे आपको कितने रिलेशन निकालवाने हैं, 14 रिलेशन। अच्छा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम रिलेशन निकालने पे आते हैं।
तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बेसिकली क्या है, ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर मास में भरा हुआ है। अब जब इस पे तुम चार्ज दोगे तो चार्ज अपने आप नहीं फैलेगा, तुम्हें फैलाना पड़ेगा। तो तुम्हारे ऊपर तुम चार्ज को कैसे फैलाओ, हो सकता है तुम चार्ज उसके अंदर इंसर्ट करो, अगर अंदर इंसर्ट करोगे तो यहाँ वॉल्यूम वाइज फैलाओगे तुम, ठीक है। ज्यादातर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का वो वॉल्यूम वाइज होता है, और एसएनसी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चलता है, सिग्मा, मतलब सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंसेस हैं जो तुम्हें याद रखना है। नोट्स में मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको दे दिया है, उसमें से आप देख लेना। अभी के लिए बस ये याद रखो, एचपी एससी एसएनसी एक चीज है और एसएनसी एक चीज है, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज है एक तरीके से। अच्छा, तो इन तीनों के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। पहले आपको अगर कुछ नोट करना हो या अगर आप कुछ पॉज करके समझना हो तो आप समझ लीजिए। तो आइए हम हॉलो शेल, सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए कुछ रिलेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो इन रिलेशंस को निकालने के लिए 7 रिलेशन हम बेसिकली निकाल लें, 7 के साथ हम इसके लिए निकालते हैं। तो कोई भी एक ले लो आप, मैं अपनी सहूलियत के लिए सॉलिड कंडक्टिंग ले सकता हूँ। तो अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग, सपोज सॉलिड कंडक्टिंग ले लूँ, एक स्फीयर ले लिया मैंने सॉलिड कंडक्टिंग जो है, इस पे जब चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज तुम्हारा आ जाएगा सरफेस पे, ठीक है। तो हमने चार्ज किया, चार्ज कहाँ गया, सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज तुम्हारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ई एट ए बता सकते हो, कई तरीके से बता सकते हो। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि क्यू इनक्लोज क्या है, जीरो। क्यू इनक्लोज जीरो है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स जीरो होने से नहीं मतलब है। अंदर क्यू इनक्लोज क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो की। पहले तरीके से तो ऐसे बता सकते हो। दूसरा, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो ये तो निकल गया जीरो। अच्छा, मैंने जब पढ़ाया होगा पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको ये चीज बताई होगी, जब आप स्फीयर को के बाहर किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो सेंटर से उस पॉइंट की अगर दूरी r है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है k q स्क्वायर बाई r, k q बाई r स्क्वायर, वेयर q इज द चार्ज व्हिच इज गिवन टू दिस स्फीयर, ठीक है। मैंने इसको q चार्ज सप्लाई किया होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन सी लॉ से, कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो इस स्फीयर को आप क्या मानोगे, एक पॉइंट मानोगे, और उस पॉइंट की इस डिस्टेंस, इस वो पॉइंट से दूरी क्या मानोगे, इसके सेंटर और इस पॉइंट की दूरी को आप वो दूरी मानोगे, और उस पर आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके ये चीज निकालोगे। अच्छा, अंदर किसी भी पॉइंट पर हम ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम यहां से यहां अगर चार्ज को ले जाएं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड सपोज मैं किसी टाइम पर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके टहलूं, मतलब सी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाऊं, तो मेरा वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो, कोई वर्क नहीं लगेगा। जब वर्क नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो तुम लोग ने ये चीज पढ़ी होगी, ई बराबर होता है डीवी बाई डीएल। ई जीरो मतलब डीवी माइनस डीवी बाई डीएल, डीवी बाई डीएल बराबर हो गया जीरो के, तो डीवी बराबर हो गया जीरो के, तो वी बराबर हो गया कांस्टेंट के। दोनों पे इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर तुमसे कोई यहाँ पूछ दे कि यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ एक पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट ए है, तुमसे मैं वी एक्स माइनस वी ए पूछ लूँ तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका कहीं से ये नहीं मतलब निकलता कि वी एक्स जीरो होगा ना। सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पर। जो वी सी होगा वही बराबर होगा वी ए के, वही बराबर होगा वी एक्स के। तो अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, अंदर क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पूरी सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है डीवी बाई डीएल के हिसाब से, माइनस डीवी बाई डीएल के हिसाब से,
तो v बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एल होता है, इंटीग्रेशन ई क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस साइन लगेगा, तो माइनस इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, वहाँ एल के रिस्पेक्ट में था, लेंथ के रिस्पेक्ट में, और यहाँ लेंथ क्या डिपेंड कर रही है भाई, यहाँ पे अगर सी पॉइंट ये है तो ये आर डिस्टेंस से वैरी कर रही है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे हम, जीरो से आप एक इंटीग्रेशन लेंगे और वेलोस जब वोल्टेज को लिए हम फाइंड करेंगे तो जीरो से v, तो v बराबर के क्यू बाई आर, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि आउटसाइड vb क्या आया, vb आपका आया के क्यू बाई, अगर ये डिस्टेंस आती है तो के क्यू बाई आर, और अंदर क्या आया, कुछ कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या आया, के क्यू बाई आर माइनस कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहां से R3 डिस्टेंस में पूछता तो मेरा वोल्टेज क्या निकल के आता, के क्यू बाई R3 निकल के आता, के क्यू बाई R3 निकल के आता ना। तो चार रिलेशन तो निकल गए, दो और निकाल लेते हैं। यहां से तुम्हारे चार रिलेशन तो निकल गए, देखो ध्यान से, तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें ई भी पता चल गया, तुम्हें वी ए पता चल गया, तुम्हें वी भी पता चल गया। ठीक है, ये क्या जीरो, ई भी क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर, वी क्या कांस्टेंट, और वी भी क्या के क्यू बाई आर। अच्छा, ई वर्सेस आर का अगर आप बता सकते हो, ये रिलेशन यूज करो, जब तक हम सेंटर से इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इस पॉइंट पर सरफेस पर एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी, और उसके बाद घटने लगी कैसे, आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी से। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ था, बताओ ग्राफ कैसे बन गया। सॉरी मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप इस टाइप से देखिए। अच्छा, V वर्सेस R का हमें एक प्लॉट लेना था, V वर्सेस R भी देख लेते हैं। तो ये V है, ये R है। जब तक हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, C से हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, तब तक हमारा V क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, V कुछ था और वो कांस्टेंट था, और इस पॉइंट के बाद देखिए वो कैसे घटने लगा, इस पॉइंट के बाद वो 1/r के हिसाब से घटने लगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे था E0, इस पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे भी था कांस्टेंट। इस चीज को आप देखिए। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए। कितने रिलेशन निकल गए, 6। पोटेंशियल एनर्जी का भी मैं आपको निकलवाता हूँ, अभी के लिए आप ये देखो। अच्छा, आप लॉजिकली एक बात समझो, मैं आपको बता, मैं बोल रहा हूँ V कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ V कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है ये भी निकाल लेते हैं। चलो, अगर ये V कांस्टेंट है तो वैल्यू कितनी है आप मुझे ये बताओ। जी उतनी वैल्यू होगी जितनी A पे होगी, VC उतना ही होगा जितना VA पे होगा इस पॉइंट पे। अच्छा, VA पे कितना है, तो वोल्टेज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है के क्यू बाई आर। अगर ये आर रेडियस का स्क्वायर था तो नीचे आर, और क्यू चार्जिंग अगर आपने दी थी तो क्यू, तो आंसर क्या आया, के क्यू बाई आर। तो यही आपका था कांस्टेंट वोल्टेज, जो कि सेंटर पे भी होगा, जो कि इस पॉइंट पे भी होगा, जो कि इस पॉइंट पे भी होगा, जो कि इस पॉइंट पे भी होगा। तो बेसिकली आपने कितने रिलेशन निकाल दिए, 6 रिलेशन निकाल दिए। आइए एक अगला रिलेशन निकालते हैं। अगला रिलेशन, अगला हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करनी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इन्फिनिटी से हम चीज़ों को लाते हैं और रखते जाते हैं, और हम उससे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अब तक मैंने आपको कैलकुलेट करना मतलब सिस्टम्स के लिए नहीं सिखाया, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सिखाया है, ऐसे क्लोज सिस्टम के लिए नहीं सिखाया है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा ये भी आपको। अगर आपको ये सिस्टम फॉर्म करना है, अगर आपको ये सिस्टम फॉर्म करना है जिसको आपने क्यू की चार्जिंग दी है, ठीक है, और जिसका ओरिजिनल रेडियस आर है, तो
आप सारे चार्जेस को उठा के इन्फिनिटी पे रख दो और इन्फिनिटी से एक एक करके ला के उनको अरेंज करो। तो जब आप इन्फिनिटी से पहला चार्ज लाओगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जब अगला चार्ज लाओगे तो इसके लिए एक वर्क डन 0 होगा, इस चार्ज की वजह से कुछ एनर्जी आ रही होगी, वो एक अलग एनर्जी आएगी, तो नेट वर्क डन 0 नहीं आएगा। तो ऐसे ही करके तुमने मान लो अरेंज किया है, क्यू में से तुमने स्मॉल क्यू चार्जेस को यहाँ तक भेज दिया है, क्यू में से तुमने स्मॉल क्यू चार्जेस तक यहाँ तक भेज दिए। अच्छा, यहाँ पे रेडियस बदलेगा क्या जैसे जैसे चार्ज लाओगे? जैसे जैसे चार्ज लाओगे रेडियस बदलेगा नहीं, क्योंकि हमें सजाना कैसे उसको, सरफेस वाइज सजाना है, तो रेडियस में चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है। अब जब dq चार्ज को वापस लाके यहाँ रखोगे, जब dq चार्ज को अगर यहाँ वापस लाके रखोगे तो उस केस में यहाँ पे था पोटेंशियल 0 और इस पॉइंट पे था पोटेंशियल kq/r। यहाँ पे था पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0, और सरफेस पोटेंशियल कितना था kq/r, अंदर भी पोटेंशियल कितना था। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो इसको। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपकी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स होता है, कभी कभी उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन क्यू डॉट डी वी, ये भी तो लिखते हैं, ये रिलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, तुम dq चार्ज को ला रहे हो dv डिस्टेंस तक, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? तुम dq चार्ज को ला रहे हो तो वर्क डन dq चार्ज के ऊपर में हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v का है, इंटीग्रेट करना है, तो dq और डेल्टा v की वैल्यू रखो तो kq/r। अच्छा, r कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लेकिन चार्ज की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से q तक। यही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, तो k/2 स्मॉल r, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक मिनट, 0 से q ले रहे थे ना, तो यहाँ पर q से 0 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा K/Q/2r, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, कैपिटल। ठीक है, एनर्जी है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, यूटी निकाल ली, और ये सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने इसके लिए साथ के साथ रिलेशन कैलकुलेट किए, अब हम कैलकुलेट करते हैं एसएनसी के लिए। सेम चीज हम कैलकुलेट करते हैं अब हम एसएनसी के लिए, लेकिन एसएनसी में अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, एक्चुअली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आपको थोड़ी सी चीजों को और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसएनसी की। मान लीजिए आपका एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, और इसमें आपने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है। ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अंदर भी चार्जेस आ गए हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी चीजों को हम करेंगे। मान लीजिए अगर ये सेंटर है और इस पूरे का रेडियस r है, तो सेंटर से r दूरी पर मैंने आपसे एक पॉइंट A ले लिया r1 दूरी पर, और सेंटर से एक पॉइंट r2 दूरी पर, सॉरी, सेंटर से किसी r दूरी पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, और सेंटर से किसी r दूरी पर मैंने एक पॉइंट B ले लिया। ठीक है, पहला केस है r स्मॉलर देन r का, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, V एट ए क्या होगा। दूसरा केस है r ग्रेटर देन r का, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट B क्या होगी और V एट B क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है अंदर, तो आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा इस टाइप से, और इस गॉसियन सरफेस में कुछ चार्जेस आएंगे, मतलब एक गॉसियन सरफेस एक स्फीयर की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, और इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। अब हम ये जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे लग रहा होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे लग रहा होगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, सिमेट्रिक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, अगर एक सर्कल को लें तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज
नहीं होता। अरे भाई सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है ना, तो उसी हिसाब से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा 1 मतलब सिग्मा गॉसियन सरफेस के लिए और सिग्मा इस पूरे के लिए वो बराबर होगा। होल फिगर के लिए सिग्मा क्या है, अगर आपने क्यू चार्ज दिया तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब से वैल्यू कर रहा था, तो ये, और गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस में कुछ चार्ज आपका डी क्यू आएगा, ठीक है, कुछ चार्ज क्यू इनक्लोज करेगा, क्यू इनक्लोज अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। जब r लेस देन r था, जब r लेस देन r था तो उस केस में फ्लक्स आया ई ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल। तो ई एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज है सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हुआ तो आर बच गया, ठीक है। तो ई बराबर क्या आया, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आंसर आया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये इतना आया है तो VA क्या आएगा, आप इसी चीज को इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने का थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बदल जाएगा। कैसे इंटीग्रेटिंग, कैसे फाइंड करेंगे वो सब हम देखेंगे। अच्छा, स्फीयर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग कैसा भी हो, अगर हम स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं और जिसकी उसके सेंटर से दूरी r है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है kq/r²। तो वैसे ही r ग्रेटर देन r के लिए हमारा EB क्या आएगा kq/r²। अच्छा, Q क्या होगा, तुम्हारा Q होगा रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बाई, इसको स्मॉल r रखना था ना, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमारा रिलेशन था kq/r² तो VB भी इसके लिए सेम आना चाहिए जैसा हॉलो के लिए आ रहा था, तो VB निकलेगा kq/r, ठीक। तीन रिलेशन निकल गए। हमें अब निकालना है VA। अगर ये पॉइंट ये है तो इस पे VA कितना है। अब क्योंकि ये अंदर से भी चार्ज है तो C पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, C पर जीरो पोटेंशियल नहीं होगा, C पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होगा और A पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, और VC माइनस VA बराबर नहीं होगा जीरो के, क्योंकि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। ये गॉसियन सरफेस है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि पेरीफेरी में, इस पॉइंट में पोटेंशियल नहीं पता है, हमें पता है कि पेरीफेरी पे क्या है। अगर ये पॉइंट पेरीफेरी पे लिया जाए तो पेरीफेरी पे आपका पोटेंशियल आता है kq/R। हमें ये बात पता है। अंदर क्या पोटेंशियल आएगा हम इस चीज से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि रेडियस r पे है और ये r दूरी पे सेंटर से। अगर हमें BC पता चल जाए तो हम VA को आसानी से निकाल सकते हैं। तो VA निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हाँ, तो ए पॉइंट का हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, ए पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है। तो अगर इस फिगर को थोड़ा और सफाई से अच्छे से ड्रॉ करा जाए तो ये हमारा फिगर है, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, सॉरी इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमको पता है, ठीक है। ये दूरी आपकी r है और ये दूरी कैपिटल R है। तो जो आपका डेल्टा V होगा वो होगा इंटीग्रेशन E.dl। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से आप नहीं लगा सकते क्योंकि सेंटर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो उस केस में, और सेंटर का पोटेंशियल हमको पता नहीं है, तो इस केस में हम लिमिट क्या लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे कैपिटल R से स्मॉल r, और ये जो डेल्टा V आएगा ये हमारा होगा V ऑफ पेरीफेरी माइनस V एट एनी डिस्टेंस, सॉरी V एट एनी डिस्टेंस R
माइनस वी एट एनी डिस्टेंस पेरिफेरी, ठीक है, ये आर कैपिटल है, ठीक है। ई डॉट डी एल वाले इक्वेशन को अगर हम उसमें पुट कर दें तो हमारी ई की इक्वेशन क्या आई थी, हमारी ई की इक्वेशन आई थी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वाले अगर हम इक्वेशन को इसमें पुट कर दें तो हमारी रो 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वाली इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे हम आर से कैपिटल आर रख रहे हैं प्लस वी एट पेरिफेरी को उसमें जोड़ देंगे, तो वो हमारा वी एट एनी पॉइंट आर मिलेगा हमको। तो वी एट एनी पॉइंट आर हमारा क्या आया, वी एट एनी पॉइंट आर अगर आप इसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो वी एट एनी पॉइंट आर आपका आएगा के क्यू बाई 2r स्क्वायर 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर इनसाइड द शेल है, और आउटसाइड द शेल आपको पता है, ठीक है। तो चार रिलेशंस हमने निकाले, हमने ई निकाला जो कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, फिर हमने ई भी निकाला जो कि हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर था, फिर हमने वी निकाला जो कि हमारा के क्यू बाई 2r क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस टाइप से कुछ बन रहा था, 3r है ना, 3r स्क्वायर, और फिर हमने वी भी निकाला जो कि हमारा के क्यू बाई आर आ रहा था। दो और रिलेशंस की हम बात करेंगे, प्लॉट को हम बनाएंगे और प्लॉट हम देखेंगे। तो प्लॉट के लिए बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ई और ई का रिलेशन देखिए, तो अगर ई वर्सेस आर का मुझे प्लॉट खींचना हो, अगर ई वर्सेस आर का मुझे प्लॉट खींचना हो, ई वर्सेस आर का प्लॉट कैसे खींचेगा, सेंटर तक जब आर बराबर होगा आर के, उस पॉइंट तक ई कैसे वैरी कर रहा था, ई वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डायरेक्ट बढ़ा, और फिर उसके बाद आर स्क्वायर वाले रिलेशन से घटा, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके बाद पोटेंशियल और रेडियस के बीच का अगर हमें रिलेशन चाहिए है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले वाले में देखिए तो पैराबोला है, कुछ इस टाइप का पैराबोला है आर पॉइंटर के लिए, और आर पॉइंट के बाद से क्या है, इनवर्स पैराबोला है, तो इस टाइप का रिलेशन आपका बनेगा वी और आर, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है आर बराबर, तो इसके लिए मैंने 6 रिलेशन निकलवा दिए। 6 रिलेशन के बाद इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, और फॉर्मूला टोटली अलग है, सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, फिर आज का लेक्चर हम यही ओवर कर लेंगे। अगर आपको इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इस पूरे सिस्टम को आपको रिफॉर्म करना होगा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम को आप करोगे रिफॉर्म। रिफॉर्म करने के लिए जब भी आप चार्ज लाओगे तो पहले आप सेंटर पे लाओगे, फिर आप एक और चार्ज लाओगे, तो ध्यान से देखो जैसे जैसे आप चार्ज ला रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ा मतलब एरिया वगैरह सब चेंज होगा। तो उस केस में आपका जो जनरल इक्वेशन लिखा जाता था अभी भी डेल्टा यू बराबर होगा वर्क एक्सटर्नल, और वर्क एक्सटर्नल होगा इंटीग्रेशन क्यू डेल्टा वी, अच्छा डी क्यू डेल्टा वी। किसी भी टाइम पर जब आप क्यू चार्ज रखो और जब इसका रेडियस स्मॉल आर हो और जब तब आप डी क्यू चार्ज लाओ तो वर्क कितना करना पड़ेगा, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। आर रेडियस है, क्यू चार्ज है, तो ये चीज क्या हो जानी चाहिए, ये आपकी हो जानी चाहिए के क्यू बाई आर, और ये हिस्सा हो जाना चाहिए डी क्यू। अच्छा, अब क्योंकि रेडियस भी वैरी कर रहा है, क्योंकि रेडियस भी वैरी कर रहा है, तो इस क्यू आर में और बड़े क्यू और बड़े आर में रिलेशन क्या हो सकता है, तो बड़े क्यू में अगर देखो तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब क्यू बाई बराबर होगा स्मॉल क्यू बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो स्मॉल क्यू क्या हो गया, क्यू आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब, और डी क्यू क्या हो गया, क्यू 3r स्क्वायर बाई आर क्यूब। क्यू और डी क्यू को इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो अगर आप क्यू और डी क्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो के कैपिटल क्यू
आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब 3 आर स्क्वायर क्यूब बाई आर क्यूब। और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको रिजल्ट मिल रहा है इंटीग्रेशन के कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन r पावर 6 ये कांस्टेंट हो गया, अंदर बचा r पावर 5, मैंने कुछ मिस किया, हाँ यहाँ डी आर होगा ना, तो यहाँ डी आर है। अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, r रेडियस का सिस्टम था तो लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर की आपने लगा दी लिमिट, तो अब मिला के क्यू स्क्वायर बाई आर पावर 6, के क्यू स्क्वायर बाई आर पावर 6, ठीक है। कुछ गड़बड़ की है मैंने, हाँ तो देखिए इस इक्वेशन में प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ आर में भूल गया था, ये आर में यहाँ लगेगा, इस आर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर पावर 4 डी आर आपका क्या होगा आर पावर 5 और लिमिट लगी है आर से 0, आर पावर 5/5 होगा, और ऊपर 3 मेरे ख्याल से एक जगह आ रहा होगा ना, यहाँ 3 भी मैं भूल गया, देखिए 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर पावर 6 आर पावर 5, आर कैंसिल, तो आपका आंसर आया 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। नोट्स में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिराइव करके लिखी हुई हैं, तो अगर आप इस चीज़ को इस टाइप से लिखोगे तो आपको 7वां रिलेशन भी इसका मिलेगा। तो टोटल 14 रिलेशन मुझे डिराइव करवाए थे, मैंने 14 के 14 रिलेशन आपको डिराइव करा दिए। अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, उस शीट में देखिए मैंने कैसे मतलब एक पेज में सब समराइज किया है। देखिए ये शीट आपको विजिबल है, तो जब हॉलो कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग है या हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो उसके लिए ई ए 0, ई बी के क्यू स्क्वायर बाई आर, ई वर्सेस आर का प्लॉट है, वी ए है, वी बी है, वी वर्सेस आर का प्लॉट है और यू टी है। फिर उसके बाद सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी देखिए मैंने वही सारी चीज़ें एक साथ प्लॉट कर दी हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, हम कैविटी और टनल प्रॉब्लम्स को समझेंगे और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को वाइंड अप करके कैपेसिटर पे आ जाएंगे। बेसिकली कैपेसिटर भी पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट का, पर ये मैग्नेटिज्म का भी पार्ट है, जिसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट करना सही नहीं होगा। थैंक यू।